वेलकम टू एके स्टडी जोन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, रिवर, जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और आने वाला सभी एग्जाम में लाभदायक होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि रिवर चैप्टर से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये इसमें जितना है हाथ से बनाया गया नोट है और इसमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीज़ को बताया गया है। इसमें पूरा थ्योरी है और एक और क्लास आएगा जिसमें प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सभी नदियाँ का थ्योरी रहेगा। और तीसरे दिन हम लोग जितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नदी से रिलेटेड है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। एक बार आप ये रिवर चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो कभी किसी दूसरे टीचर से पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यह एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक हो या दरोगा हो, हर एग्जाम में रिवर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो इसी तरह का हम कंटेंट डालते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। पहला क्या है, नदियों का अपवाह अर्थात अपवाह तंत्र। चलिए हम सबके बारे में जिक्र कर ले रहे हैं। अपवाह क्या होता है, तो जब नदियों का बहाव एक निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का अपवाह, एक निश्चित जल मार्ग के माध्यम से हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो अपवाह तंत्र होता है इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अर्थात यह एक मुख्य नदी है जो एक निश्चित जल मार्ग की ओर चल रहा है और इससे आकर अन्य नदियां, छोटी छोटी नदियां जुड़ जाती है। ये सभी नदियों के जाल को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। आगे चलते हैं हम लोग। बड़ी नदी जल ग्रहण करती है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है नदी द्रोणी। जब बड़ी नदी जल ग्रहण करती है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है नदी द्रोणी। और छोटी नदी व नाले द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल सांभर कहा जाता है। नदियां 2 प्रकार की होती है, एक अनुवर्ती नदी होता है, एक परिवर्ती नदी होता है। तो देखते हैं अनुवर्ती नदी क्या है। जो ढाल की दिशा में बहती हो, वैसी नदियां जो ढाल की दिशा में बहती हो उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी। कहने का मतलब है कि यह पश्चिमी घाट की कोई नदी है। अधिकांशतः करके देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वह अनुवर्ती नदी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट क्या है? नीच है। तो यहाँ से ढाल की ओर निकल जाती है, क्योंकि अधिकांशतः करके पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां वह बंगाल की खाड़ी जो पूर्व की तरफ स्थित है वहां जाकर गिरती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अनुवर्ती नदियां कौन है। तो ऑप्शन दिया रहता है कि हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी, इस तरह का क्या आपको ऑप्शन देगा तो क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत की नदी अधिकांशतः करके क्या है? अनुवर्ती नदियां हैं। आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। यह सब क्या हो गया? अपने ढाल की दिशा की ओर बहती है। उसके बाद है इसमें परवर्ती नदी किसे कहते हैं। तो परवर्ती नदी क्या है देखते हैं। जो मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती हो, अर्थात कहने का मतलब है कि यह एक मुख्य अनुवर्ती नदी है और यहाँ से आकर जो नदी मिल रही है यहाँ पे समकोण बना रही है। ठीक है, तो वैसी नदी को परवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे हो गया चंबल नदी, सिंध, केन, बेतवा और सोन, ये सभी नदी को क्या कहा जाता है? परवर्ती नदी। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं पूर्ववर्ती नदी क्या है। वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती हो, माने वैसी नदियां जो हिमालय का जब निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले से बहती हो, वैसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ये नदियां पर्वतों को काट कर किसका निर्माण करती है? गॉर्ज का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि पर्वतों को काट कर गॉर्ज का निर्माण करती है। तो ऐसी नदियां कौन कौन है? तो ऐसी नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। यह सभी के सभी मानसरोवर के झील से निकलता है जो तिब्बत के पठार के तरफ स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्वोरिपित नदी या अध्यारोपित नदी। यह क्या है? ये नदियां स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ये जितने नदियां हैं सब स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। कौन कौन नदी इसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल हो गया चंबल, बनास, स्वर्ण रेखा, सोन। ठीक है, एग्जाम में 2-3 बार पूछे हुआ भी है कि अध्यारोपित नदी कौन है? तो सोन। ठीक है, और अन्य नदी के नाम भी आप लोग याद रखिएगा, चंबल, बनास, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नदी के अपवाह तंत्र।
नदी के दो अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो देखते हैं, फिगर के द्वारा समझते हैं। तो फिगर के द्वारा हम समझते हैं, यह भारत है। भारत के नक्शे में ऊपर की जितनी नदियां हो जाएगा, यह हिमालय के क्षेत्र है, तो यहाँ का जितना नदी निकलेगा तो सब क्या होगा, हिमालय नदी अपवाह तंत्र हम कहेंगे। और दक्षिणी भारत की ओर जितने नदियां सब होगा सबको क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदी। यहाँ से जितना नदी निकलेगा सबको कहेंगे प्रायद्वीपीय नदी। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र क्या क्या है। तो हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र में नदियां, यहाँ का जो नदी होती है वो क्या होती है, बारहमासी होती है। बारहमासी होने का कारण क्या है कि यहाँ जल की जो प्राप्ति होती है वह हिम के पिघलने तथा वर्षा से भी हो जाती है। ठीक है, हिमालय की नदी क्या है, भी आकार की घाटियां का निर्माण करती है, अर्थात वह दो पर्वतों के बीच से, ठीक है, बहता है। और यहाँ पे देखिए भी आकार की घाटियां हो गया, तो यहाँ पे भी आकार की घाटियां का निर्माण करती है, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि जल प्रपात का निर्माण करती है। जब हिमालय नदी ऊंचे जगहों से गिरती है तो क्या करती है, जल प्रपात का निर्माण करती है और छिपरिकाओं का भी निर्माण करती है, तो इसको भी याद रखना है। ये सब किस भाग में होगा, तो ये सब पर्वतीय भाग में होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आप देखते हैं कि मैदान भाग से जब नदी गुजरेगी तो उसमें क्या क्या चीज का निर्माण करेगी। तो जब मैदान भाग से नदी गुजरती है तो वह गोखुर झीलों का निर्माण करती है। गोखुर झील क्या होता है, यह गाय का खूर जैसा होता है, इस तरह का, इसे गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है तो एक खास क्षेत्र में गाय के खूर जैसा बन जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, गोखुर झील। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है, विसर्पों का निर्माण करती है और डेल्टाओं का निर्माण करती है जब मैदानी भाग से गुजरती है। तो आगे हम लोग देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां के कितने अपवाह तंत्र हैं, तो 3 अपवाह तंत्र है। एक है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। आइए सबको हम बारी बारी देखते हैं। पहले हम लोग सिंधु नदी अपवाह तंत्र को देखते हैं। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र क्या क्या है देखते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र का उद्गम जो है वह कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में है, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, यह जिस हिमनद से निकलती है उस हिमनद को बोखरचू या शेरमुख कहा जाता है। इसमें भारत का लंबाई टोटल 1114 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, आगे मुख्य पॉइंट क्या है, तो भारत में केवल लद्दाख क्षेत्र से यह गुजरती है। तो ये VVI हो गया कि भारत से यह कहाँ, लद्दाख क्षेत्र से ही केवल गुजरती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित क्या है, लेह, जो लद्दाख की राजधानी है। अब देखते हैं कि सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI है, जो बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सिंधु जल समझौता किससे किसके बीच है। सिंधु जल समझौता वह भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, यह जल समझौता सन 1960 ईस्वी में हुआ था और इसमें कहा गया था कि भारत सिंधु नदी का जल का सिर्फ 20% इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान सिंधु नदी के जल के 80% का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। यह मुख्य रूप से सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं एवं अन्य नदी भी है जैसे जास्कर, काबुल, गिलगिट, श्योक। ठीक है, सिंधु नदी का मुहाना है वह अरब सागर में है। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आगे हम लोग देखते हैं पंचनद। पंचनद को, 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सभी पाकिस्तान का एक जगह है मिठनकोट, वहां पर जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। आगे हम लोग देखते हैं झेलम नदी के बारे में। अब झेलम नदी के बारे में देखते हैं क्या है। इसका जो उद्गम स्थल है वह शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यह चेनाब नदी की से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, चेनाब नदी से मिल जाती है। अब झेलम नदी के पर बना कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ डैम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और कुछ झील है। जैसे झेलम नदी के ऊपर बना एक झील है जिसका नाम है बुलर झील, जो भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन हो गया, बुलर झील। और इस पे एक परियोजना है जिस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना, और एक डैम है जिसका डैम का नाम है मंगला डैम। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं चिनाब नदी की ओर। चिनाब नदी की ओर चलते हैं, देखते हैं चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चिनाब नदी। अन्य नाम इसका क्या है, तो चंद्रभागा है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। चिनाब नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाएं के देखते हैं। एक है बगलिहार परियोजना, दूसरा है सलाल परियोजना और तीसरा है दुल्हत्ती परियोजना। अच्छा, याद रखने का ट्रिक क्या है, तो याद रखने का ट्रिक है दुल्हा के सलाह को बगल में रखें, दुल्हा के सलाह के बगल में रखें। थोड़ा फनी ट्रिक है, याद हो जाएगा। अब जैसे भी याद करिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दुल्हा का हो जाएगा दुल्हस्ती, सलाह का हो जाएगा सलाल परियोजना और बगल का हो जाएगा बगलिहार परियोजना। आगे हम लोग चलते हैं रावी नदी की ओर, देखते हैं रावी नदी क्या है। रावी नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। यह चंबा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है से प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन बिहार एसआई में भी पूछ चुका है कि चंबा घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और यह अंत में चेनाब नदी से मिल जाती है। आप देखते हैं कि रावी नदी के ऊपर कौन कौन से परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो रावी नदी के ऊपर चमेरा परियोजना, थीन रंजीत सागर परियोजना, शाहपुरकंडी परियोजना, यह सभी किस नदी पर है, तो रावी नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। यह उद्गम इसका कहाँ है, तो इसका उद्गम ब्यास कुंड है। यह रोहतांग दर्रे से निकलता है। यह कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उससे होकर प्रवाहित करता है। और यहाँ से एक VVI क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ब्यास नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में ही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्यास के बारे में। तो ब्यास और सतलुज हरिके बैराज के पास में मिल जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो राजस्थान के सिंचाई के लिए जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी इसका उद्गम स्थल जो है राक्षस ताल झील जो मानसरोवर में पड़ता है, वहीं पे इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। उसके बाद में अन्य नाम इसका क्या है, तो इसका अन्य नाम है लॉन्गचेन खंबा। यह भारत में जो प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है और यह दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो याद करने का ट्रिक क्या है, स से सतलुज, स से सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। आप देखते हैं कि सतलज नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं हैं, उसको देख लेते हैं। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है, ठीक है। उसके बाद में हरिके बैराज है। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर जो है वह सतलज नदी से ही निकलती है। आगे हम लोग देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा, और गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी। जब यह दोनों नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिल जाती है तब उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदी मिल जाती है तो किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है वह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रयाग का मतलब होता है कि नदियों का मिलने वाला स्थान। जब दो नदियां एक जगह मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो प्रयाग कहा जाता है। चलिए फिगर के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा, वह धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। तब उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। जब अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है वो किस जगह मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नाम पड़ जाता है। आइए आपको सुविधा के लिए बॉक्स में भी बनाकर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें एक तो कॉमन याद रखना है कि अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में कौन मिल जाता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाती है। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा कौन जाता है, तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह पर जाती है तो वह दो धारा में विभाजित हो जाती है। एक धारा हुगली कहलाता है और दूसरा धारा भागीरथी कहलाता है। यह जो दूसरी धारा है यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस नदी को, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पद्मा जिसका नाम गंगा है और जमुना जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। जब ये दोनों नदी मिल जाती है तो वह मेघना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तो बांग्लादेश में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो वह मिलती है प्रयागराज। कहाँ पे है, यह इलाहाबाद में है, ठीक है।
और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जो बीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछता है। तो गंगा की सहायक नदियों को हम लोग देखते हैं। बाएं से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सभी नदी बाएं से आकर मिलती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दाएं से आकर मिलने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है। तो दाएं से मिलने वाली मुख्य नदियाँ सोन, यमुना, कर्मनाशा, टोंस, ये सभी नदी गंगा नदी के दाएं से आकर मिल जाती है। आगे हम लोग कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं गंगा नदी के विशेष तथ्य कौन कौन से हैं, देखते हैं। गंगा नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बना हुआ है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में स्थित है, ठीक है। इसके द्वारा बिजनेस किया जाता है, अर्थात व्यापार किया जाता है जलमार्ग के द्वारा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई गंगा नदी का 2525 है, तो याद करने में आसानी होगा, 25-25 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो मुहाना है वह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको राष्ट्रीय नदी के दर्जा सन 2008 ईस्वी में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया था, कब? 2017 में दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। जीवित मानव का दर्जा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे बहुत सारे किसानों का भरण पोषण होता है, ठीक है, और वहाँ पे अगल बगल में काफ़ी अच्छा फसल उपजाऊ होता है, ठीक है, इसीलिए इसे जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं इसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है। तो इसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, और जब बिहार में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा इसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। हुगली नाम कहाँ पड़ता है? तो हुगली नाम कोलकाता में पड़ता है। और गंगा नदी का पद्मा जो नाम पड़ता है वह बांग्लादेश में पड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा यही नदी बनाती है, गंगा नदी। और उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिला गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, और बिहार के लगभग 12 जिला गंगा नदी किनारे स्थित है। यह कितने बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखते हैं। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह बंदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। यूपी में प्रयागराज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके निकट स्थित कुछ शहरें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इलाहाबाद, ठीक है, गंगा यमुना का संगम है। मथुरा, दिल्ली, आगरा, ठीक है, ये सभी नदी यमुना नदी के क्या है, ये सभी जो जगह है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, केन, बेतवा और बनास। ये सभी नदी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील तिब्बत में है, ठीक है। वहाँ पे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश के निकट है, यांग्याप दर्रे से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश कर दिए है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह यू टर्न कहाँ लेती है, तो यांग्याप दर्रे के पास में नामचा बरवा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और दिबांग और लोहित जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। दिबांग और लोहित दोनों के दोनों कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम क्या क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है सांगपो जो तिब्बत में कहा जाता है, दिहांग जिसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र जिसे असम में कहा जाता है, और जमुना जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ लोहित, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सुवर्णसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता और बराक नदी, यह सभी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बराक नदी से याद रखिएगा कि यह मणिपुर से निकलती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का विशेष तथ्य के बारे में देखते हैं। इसके ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो सदिया से डूबरी है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, नदी द्वीप मांजुली इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर। आगे हम लोग देखते हैं
कि भारत के प्रमुख नदी द्रोणी घटते क्रम में कौन कौन है। तो गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, यह भारत के प्रमुख नदी द्रोणी है घटते क्रम में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया।